हाय फ्रेंड्स, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं वीडियो, और ये जो आज है ये चौथा भाग अपलोड होने वाला है। मतलब चौथा भाग में जो है हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और पिछले 3 भाग में हम लोग जो है केवल एक फॉर्मूला पर पूरा का पूरा हिसाब डिस्कस किया है, चाहे वह एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हो, चाहे वह एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हो 7.1। तो टोटल का टोटल केवल एक फॉर्मूला पर हम लोग डिस्कस किए हैं, और वह था दूरी सूत्र। अब जो इस चैप्टर में प्रयोग होने वाला है उस सूत्र का नाम है विभाजन सूत्र। इसमें जो हम लोग प्रयोग करने वाले हैं कौन सा सूत्र होगा? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में हम लोग देखेंगे किसी भी रेखा का जो विभाजन हो सकता है वह किस तरह से हो सकता है। 2 तरह से मेनली हो सकता है। मान लिया जाए कि ये एक रेखा है ए और बी, एक रेखा और है, इसको मान लेते हैं P और Q। इसका निर्देशांक है x1, y1। इसका निर्देशांक है x2, y2। इसका निर्देशांक भी है x1, y1, और इसका निर्देशांक है x2, y2। इसमें क्या हो सकता है? या तो इसको बीच से विभाजित किया जाए, एकदम बीच से। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मध्य बिंदु कह देंगे अगर बीच से विभाजित करेगा तो इसका मध्य बिंदु अगर मान लेते हैं है क्या चीज? सी। यानी इसको हम लोग केवल समान अनुपात भी कह सकते हैं, जितना इधर 1:1 भी कह सकते हैं, सिंपल। या चाहे जो भी हो, मतलब ये बराबर जब होगा तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। और अगर ये मध्य बिंदु होता है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग निकालेंगे कि C का निर्देशांक किस तरह से निकाल सकते हैं। तो C का निर्देशांक हो जाएगा सिंपल x1, x2 और बटा हो जाएगा 2, y1 प्लस y2 और बटा हो जाएगा 2। या दूसरा जो विभाजन हो सकता है इसमें किसी न किसी अनुपात में, असमान अनुपात में। अगर समान अनुपात में हो जाता है, एक बराबर अनुपात में हो जाता है, तब तो हम लोग सिंपल कहेंगे कि जब बराबर अनुपात में हो गया तो ये मध्य बिंदु का निर्माण करेगा। और ये मध्य बिंदु जब हो जाएगा तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा इन दोनों के x निर्देशांकों का औसत और y निर्देशांकों का औसत हो जाएगा, यानी x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। लेकिन अगर इसको किसी अनुपात में विभाजित किया जाए, कुछ कम कुछ ज्यादा, मान लेते हैं ये पी क्यू, इसको मान लेते हैं आर बिंदु। अब ये जो आर बिंदु है इसको विभाजित समान अनुपात में नहीं किया गया बल्कि असमान अनुपात में विभाजित किया गया है। और यह अनुपात क्या है? तो m1 और m2 का अनुपात है। यह किसका अनुपात है? m1 और m2 का अनुपात है। और हमसे बोला जाएगा क्वेश्चन में कि आप इस r का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। r में हम लोग मान लेते हैं कि r का निर्देशांक है x, y। तो हमको r का निर्देशांक ज्ञात करना होगा, तो किस तरह से करेंगे? r का निर्देशांक हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखना है कि इस m1 को इधर से गुणा करेंगे, m2 को इधर से गुणा करेंगे। यानी कि x का निर्देशांक पहले निकालना है, तो x का निर्देशांक निकालने के लिए हो जाएगा x1 m2, इसको इससे गुणा करेंगे, अब प्लस इसको इससे गुणा करेंगे, मतलब x2 m1, x1 m2 और m1 x2, मतलब इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे, और बटा हो जाएगा m1 प्लस m2, बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। ये केवल इतना हो जाएगा किसका निर्देशांक? x का निर्देशांक, कॉमा। यहाँ भी हम लोग कॉमा का प्रयोग किए, छोटा छोटा बात जरूर ध्यान में रखना है। अब ये x का निर्देशांक हमको दे देगा इसका, और ये दे देगा y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो उसी तरह से y से गुणा कर देंगे, यानी कि हो जाएगा y1 m2 और y2 m1 और बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसी में से r के निर्देशांक में क्या हो जाएगा? अगर r में
अगर हम लोग x निर्देशांक को जानना चाहें तो x निर्देशांक कितना हो जाएगा, x निर्देशांक हो जाएगा x1 m2 और प्लस x2 m1 और बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। और अगर इसी r में y निर्देशांक हमको जानना हो तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा, y निर्देशांक हो जाएगा y1 m2 और प्लस y2 m1 और बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। तो अगर समान अनुपात में विभाजित होता है तो हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक के अनुसार चल देंगे। अगर असमान अनुपात m1 और m2 के अनुपात में, या कह दे कि 2:3 या 3:5 मतलब असमान रहे, तो हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। इसको सेपरेट रूप में हम जान इसलिए बताएं क्योंकि हमको इसका प्रयोग आगे करना है। कभी कभी दे सकता है इसमें x का वैल्यू दे देगा, हमको m1 m2 निकालना होगा, तो हम लोग दोनों को लिखना कोई जरूरी नहीं है। केवल r में अगर x का निर्देशांक देगा तो इसी का फॉर्मूला लगा देंगे, r में अगर y का निर्देशांक देगा तो उसी का फॉर्मूला लगा देंगे और उसी के फॉर्मूला से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग मेन यही एक फॉर्मूला इसमें है और इसी फॉर्मूला पर जो है हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 8 से शुरू करते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर दिया गया 6 से। एग्जाम्पल नंबर कितना से है, 6 से। एग्जाम्पल नंबर 6 में इसमें क्या कहा गया है, कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन देख लेना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो बिंदु दिया गया है, दो बिंदु दिया गया है, एक है ए और एक है बी। ए का निर्देशांक दिया गया है 4, -3 और 8, 5। इसको एक बिंदु जो है 3:1 के अनुपात में कोई सी बिंदु विभाजित करता है। तो कहा गया है कि इस सी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि x1 बराबर दिया गया है 4, y1 बराबर दिया गया है -3, x2 बराबर दिया गया है 8 और y2 बराबर दिया गया है 5, m1 बराबर दिया गया है 3 और m2 बराबर दिया गया है कितना, 1। बस अभी हम लोग देखे थे कि इसका निर्देशांक क्या होगा। तो c का निर्देशांक एक ही बार दोनों निकाल सकते हैं, या c में जो है x का निर्देशांक पहले निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो हम अभी फॉर्मूला बताए हैं x1 तो इसका m2, x1 m2 और हो जाएगा x2 m1 और बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। दोनों एक साथ भी लिख सकते थे इसी तरह से। x को हटा देंगे, खाली कर देंगे कि c का निर्देशांक एजी कॉमा देके उसको भी कर देंगे, कर ही देते हैं, इतना लंबा करने से कोई फायदा है नहीं। तो सीधे लिखते हैं c का निर्देशांक। तो ये हो गया x का निर्देशांक, लिख देंगे कि y1 m2 और y2 m1 और m1 प्लस m2 हो गया एक ही बार c का निर्देशांक। सबका वैल्यू सामने में लिखा हुआ है, देख कर लिखना केवल। 4, 4 गुना 1 और यहाँ हो जाएगा 8 गुना 3 और हो जाएगा 3 प्लस 1 कॉमा, यहाँ से हो जाएगा -3 गुना 1 और प्लस y2 का वैल्यू है 5, 5 गुना हो जाएगा 3 और बटा हो जाएगा 3 प्लस 1। ये हो जाएगा 4 और 8 तिया 24, 24 4 हो जाएगा 28 बटा 4। ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 में से घटेगा 3 तो बचेगा कितना, 12, 12 बटा हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 4 7 28 और 4 तिया 12, यानी कि जो सी बिंदु है उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 7, हो जाएगा
3, 7 कॉमा कितना हो जाएगा 3। तो यही है एग्जाम्पल नंबर 6। उम्मीद है समझने में कोई परेशानी हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि फॉर्मूला तो साथ में हम लिख दिए हैं और जो क्वेश्चन दिया गया था केवल उसको हम डायग्राम के रूप में लिखे हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। तो ध्यान देना है कि एक ए बी एक रेखा था, 2 बिंदु था, उसको एक बिंदु जो है 3:1 में बांटता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। इसको अलग अलग निकालते तो अलग अलग भी निकल सकता था, एक ही में निकाल दिए तो एक ही में निकल जाएगा। तो इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल, और अगला एग्जाम्पल है 7 नंबर। 6 नंबर एग्जाम्पल तक हम लोग कर चुके हैं और अगला एग्जाम्पल है 7 नंबर। सात नंबर एग्जाम्पल कहता है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं ए 6, -6,10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 5 है और ये 6 है, और एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें कहता है कि एक बिंदु है दिया हुआ और यह जो है ए और बी को जोड़ने वाली एक रेखाखंड। तो पहले देखते हैं कि ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड जो है वह ये हो गया, और एक बिंदु है -4,6, एक बिंदु इसको मान लेते हैं सी। तो कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि हमसे M1 और M2 का अनुपात यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में क्या कहा था कि इसका निर्देशांक नहीं दिया था, अनुपात दिया था और निर्देशांक पूछ रहा था। यहाँ पर निर्देशांक ही दे दिया, अनुपात पूछ रहा है। फॉर्मूला सेम ही लगाएंगे जैसा कि हम बताए थे। इसको मान लेना है x1 बराबर -6 और y1 बराबर मान लेना है कितना 10, x2 बराबर 3 और y2 बराबर 8 -8। यहाँ M1 M2 निकालना है। इसके निर्देशांक को इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो अब कहेंगे कि C में अलग अलग ही निकालेंगे इसमें, क्योंकि एक ही के निर्देशांक से ही आ जाएगा। तो इसलिए हम ही नहीं कहेंगे कि C के पूरा निर्देशांक, नहीं, C में x या y जो मन करे कोई एक, C में x का निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो C में x का निर्देशांक हो जाएगा क्या चीज, x का मतलब हो जाएगा x1 m2 और x2 m1 और बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। हमसे ये अनुपात निकालने के लिए कहा गया है। यहाँ दिया गया है -4, x1 का वैल्यू है -6 और गुना हो जाएगा m1, प्लस x2 का वैल्यू है 3 गुना हो जाएगा m2 और गुना हो जाएगा m1, और यहाँ नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाएगा -4m1 -4m2 बराबर हो जाएगा -6m2 और प्लस 3m1। m1 को इधर लेके आएंगे, m2 को उधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा -4m1 और ये हो जाएगा -7m1। ये हो जाएगा -6m2 और प्लस 4m2। ये जब जुटेगा 3 जुटेगा तो हो जाएगा -7m1 और ये हो जाएगा -2m2। माइनस से माइनस काटेंगे तो ये हो जाएगा m1, m2 को लाएंगे यहाँ बटा में और 2 और 7 को ले जाएंगे यहाँ बटा में।
तो यहाँ हो जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 2:7। यही आंसर है। अगर हम लोग यहाँ C में x के निर्देशांक के जगह पे y के निर्देशांक को लिखकर भी चलेंगे तो भी हमको m1 और m2 का अनुपात 2:7 ही आने वाला है। तो उस पर अपने खुद से बनाकर देख लेना है, नहीं बने तो कमेंट करके पूछ लेना। ऐसे नहीं बनने का सवाल ही नहीं है, केवल यहाँ पर हम लोगों को हो जाएगा 6 और ये फॉर्मूला में थोड़ा सा जहाँ x1 दिख रहा है वहाँ हो जाएगा y1, जहाँ x2 दिख रहा है वहाँ हो जाएगा y2 और रख के सॉल्यूशन करके देखना, उसका भी अनुपात m1 और m2 का 2:7 ही आएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल पर। तो अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8 और ये क्या कहता है कि बिंदु A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिंदु है A और बिंदु है B, इसको जोड़ने वाली रेखाखंड का निर्देशांक है 2 - 2 और है B जिसका निर्देशांक है -7 और 4। कहता है कि इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भागों में, इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। इस तरह से मान लेते हैं कि C और D 3 बराबर भागों का मतलब हो गया 1:1:1। इस तरह से अब इसमें हम लोगों को कहा है कि जो सम त्रिभाजित करने वाला 2 बिंदु है उन दोनों बिंदुओं का क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना। सिंपल है। कैसे सिंपल है जो, अब अगर हम इस बिंदु के बारे में बात करें तो C के लिए अगर हम देखें इसमें तो कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, x1 बराबर 2 होगा, y1 बराबर -2 होगा, यहाँ दिख रहा है x2 बराबर -7 होगा और y2 बराबर 4 होगा। लेकिन अगर हम C के लिए बात करें तो C के लिए जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी m1 का वैल्यू कितना है, 1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अनुपात है तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, यानी m2 का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से मेन इसी को समझना था कि यहाँ जब कह रहा है इस बिंदु के बारे में तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी m1 बराबर 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी m2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जब C के लिए हमारे पास x1 y1 है, x2 y2 है और यहाँ m1 और m2 है तो आसानी से हम C का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, C का निर्देशांक का फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, x1 तो m2, फिर x2 तो m1 अब बटा m1 प्लस m2, फिर यहाँ कॉमा देना है, फिर हो जाएगा y1 m2 और y2 m1 और m1 बटा m1 प्लस m2। बस फॉर्मूला लिखा गया, इस पर वैल्यू को पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। x1 का वैल्यू कितना है, 2, तो हो जाएगा 2 गुना m2 का वैल्यू 2, 2 गुना 2, x2 का वैल्यू कितना है -7 और m1 का वैल्यू कितना है 1 और बाटा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, कॉमा यहाँ देखेंगे y1 का वैल्यू कितना है -2 तो -2 गुना m2 का वैल्यू कितना है 2 प्लस y2 का वैल्यू कितना है 4 अब गुना m1 का वैल्यू कितना है 1 अब बाटा हो जाएगा 1 प्लस 2। बस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कर देना, आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 7 इकाई 7 यानी 4 -7 बटा 3, यहाँ हो जाएगा -4 प्लस 4 बटा 3, तो यहाँ हो जाएगा घट के आएगा -3 बटा 3 और 0 बटा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा -3 बटा 3 का वैल्यू हो गया -1 और 0 बटा 3 का वैल्यू हो गया 0, यानी कि C का निर्देशांक जो है कितना आ गया, C का निर्देशांक आ गया -1, 0। ठीक इसी तरह से जो है हम लोग निकाल सकते हैं किसका निर्देशांक, D का निर्देशांक। तो अब इसमें देखना है कि D के निर्देशांक के लिए
यानी कि जो D के लिए होगा M1 का मान वह कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा M1 यानी कि 1 + 1 2, और M2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक यानी 1। बस इसी में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, x1 और x2 में कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं। अगर हम चाहें तो इसका वैल्यू एक तरह से और निकाल सकते हैं। जब इसका वैल्यू निकल गया है तो ये दोनों का मिडिल बिंदु ये है, तो हम चाहे तो उस पर भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो M1 और M2 का मान रख के भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर इस वैल्यू को यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसका निर्देशांक कितना आ गया, तो अब क्या दिख रहा है कि C और B का मध्य बिंदु क्या है, D है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए आसान फॉर्मूला था कि x1 + x2/2, यानी ये दोनों जुटेगा तो आएगा -8/2, और ये y1 + y2 मतलब 0 + 4 तो 4/2, ये कट के आएगा -4 और यहाँ आएगा 2, यानी कि इस बिंदु का जो निर्देशांक आएगा वह आएगा -4,2। तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, और उस तरह से M1 और M2 का वैल्यू दिया है उस तरह से भी निकाल सकते हैं। आंसर इतना ही आएगा, देख सकता है -4,2 ही आएगा। तो यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे D का निर्देशांक, तो D का निर्देशांक का सूत्र क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा x1 m2 x2 m1 बटा m1 + m2 कॉमा y1 m2 और y2 m1 और m1 + m2, ये हो जाएगा। यहाँ अब हम लोग रखेंगे वैल्यू x1 का, तो हो जाएगा 2 गुना m2 का वैल्यू है 1 अब प्लस x2 का वैल्यू है -7 अब गुना हो जाएगा m1 का वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 2 + 1। यहाँ y1 का वैल्यू हो जाएगा -2 और m2 का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस y2 का वैल्यू है 4 और m1 का वैल्यू है 2 और बटा हो जाएगा 2 + 1, ये हो गया 2 और माइनस हो जाएगा 14 और बटा हो जाएगा 3 कॉमा ये हो जाएगा -2 और प्लस हो जाएगा 6 बटा हो जाएगा कितना 3, ये घट के हो जाएगा -12/3 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा 6 बटा हो जाएगा 3, ये कटेगा 4 × 12 3 दूनी 6 यानी -4,2। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका आंसर जो है वह आएगा -4,2। तो इस तरह से समझने में अगर कहीं भी दिक्कत हो, इसका निर्देशांक आ गया है, इसका भी निर्देशांक आ गया है, और हमको यही दोनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल, और अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। तो आगे हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है कि बिंदु 5, -6 और -1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो सबसे पहले हम इसको बना देंगे कि ये दिया गया है 5, -6 और दिया गया है -1, -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बाई अक्ष, यही ध्यान देना है कि जब बाई अक्ष कह दिया है तो उस पर x निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात हमसे पूछा गया m1 और m2 का। मान लेते हैं यह बिंदु बाई अक्ष पर पड़ता है, तो जब बाई अक्ष पर पड़ेगा तो x निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बाई अक्ष पर है तो बाई बाई ही रहेगा। अगर कोई कह देता है कि x अक्ष पर है, इसका मतलब बाई निर्देशांक 0 हो जाता, x ही रह जाता, और x अक्ष बाई अक्ष पर है तो x निर्देशांक 0 और उसके बाद हम लोग बाई को लिख दिए। तो ये मान लेते हैं बिंदु है A, बिंदु है B और बिंदु है C। हमसे पूछा गया है कि आखिर ये जो है ये इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी m1 और m2 का अनुपात हमसे पूछा गया है। सिंपल है, हम क्या बताए थे कि m1 और m2 का अनुपात ज्ञात करने के साथ साथ किस अनुपात में विभाजित करती है, इसके साथ साथ ये भी कहा है कि इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए।
यानी इस c का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। अब c के निर्देशांक में हम लोग देख रहे हैं x का वैल्यू तो पता है, y का वैल्यू केवल निकाल लेंगे, लेकिन y का वैल्यू कब निकलेगा, जब हमको इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो सिंपल सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि x1 बराबर कितना दिया गया है 5, x2 बराबर कितना दिया गया है -6। यहाँ हम लोग देख रहे हैं y1 बराबर x2 बराबर -1 और y2 बराबर कितना दिया गया है तो -4। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है 0, ये y जो दिया गया है 0, y, इसमें ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो अब हम लोग चलेंगे कि c में x का निर्देशांक लिखेंगे, इसको पहले निकालेंगे। तो c में x का निर्देशांक का सूत्र बता चुके हैं, x1 तो m2 प्लस x2 तो m1 और बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। इसका निर्देशांक दिया है x का क्या 0, तो ये हो जाएगा x1 का वैल्यू है 5, तो हो जाएगा 5m2 प्लस x2 का वैल्यू है -1, तो हो जाएगा -1 गुना m1 और बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5m2 और ये हो जाएगा -m1। m1 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा m1 बराबर हो जाएगा 5m2, ठीक है। उसके बाद m2 को बटा में लेके आएंगे तो हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर 5, बटा में कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया m1 अनुपात m2 बराबर 5:1। ये इसका एक आंसर फाइनल हो गया। अब इसमें जो दूसरा आंसर इसका पूछा गया है वह कहा है कि आप c का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब c का निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा, तो c के निर्देशांक में x का तो निर्देशांक हमको पहले से पता है, केवल y का निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो c में y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सूत्र लगेगा y1 m2 और y2 m1 अब बटा m1 प्लस m2। y1 का वैल्यू कितना दिया गया है -6, m1 का वैल्यू हम लोग कितना निकाल के ले आए हैं 5, तो 5 हो जाएगा प्लस y2 का वैल्यू है -4 और m1 का वैल्यू m2 का वैल्यू लाए हैं 1 और m1 का वैल्यू है 5, बटा हो जाएगा m1 यानी 5 प्लस हो जाएगा 1, ये हो गया -6 और ये हो गया -5 और बटा हो गया 6, ये हो गया -26 बटा 6, 3 दूनी 6, 13 दूनी 26 -13 बटा 3। ये किसका निर्देशांक आ गया, ये आ गया निर्देशांक y का। इसलिए इस c का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो दोनों का पता हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः c का निर्देशांक हो जाएगा कितना 0, -13 बटा 3। ये दूसरा आंसर इसका है, ये पहला आंसर है और ये दूसरा आंसर है 0, -13 बटा 3। तो हमसे दोनों का दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन का प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके हम लोग ये दोनों का वैल्यू निकाल लिए और फिर ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद इन दोनों का प्रयोग करके हम y का वैल्यू निकाल लिए। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 9। तो आगे हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। और एग्जाम्पल नंबर 10 क्या करा पहले समझ लेना है। करा यदि बिंदु A, B, C, D एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, इसी क्रम में है, शीर्ष जैसे लिखा गया उसी क्रम में समानांतर चतुर्भुज का क्या है शीर्ष है। तो हमसे कहा गया कि इस P का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखना है कि मान लेते हैं ये एक समानांतर चतुर्भुज है, ये क्या है एक समानांतर चतुर्भुज। इसमें हमको दिया गया क्या है, इसमें हमको दिया गया है A, B, C और D।
ए का निर्देशांक दिया गया है 6,1, बी का निर्देशांक है 8,2, सी का निर्देशांक है 9,4 और डी का निर्देशांक है P,3। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है उसको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जो यहाँ समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है, इस समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इस तरह से परस्पर एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी कि अगर हम इधर से चले तो AC का मध्य बिंदु मान लो कि O होगा, AC, और यहां से अगर इधर से चले तो BD का भी मध्य बिंदु क्या होगा, BD का भी मध्य बिंदु O ही होगा। तो AC तथा BD का मध्य बिंदु O होगा। अब सोचना ये है कि ये भी AC का भी मध्य बिंदु O है, BD का भी मध्य बिंदु O है और दोनों एक ही बिंदु है, तो क्या दोनों का इस बिंदु का निर्देशांक AC के मध्य बिंदु के लिए अलग और BD के मध्य बिंदु के लिए अलग कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसका भी मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर मान के चलो यहाँ पर 2,3 इसका निर्देशांक आता है, तो इसके लिए भी मध्य बिंदु 2,3 ही होगा और इसके लिए भी मध्य बिंदु 2,3 ही होगा। मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए AC के लिए मध्य बिंदु निकालेंगे तो का निर्देशांक अलग आ जाएगा और BD के लिए अलग आ जाएगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। दोनों के लिए सेम ही आएगा। मतलब इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होगा इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक, और बस इसी फॉर्मूला पर यह हिसाब क्या हो जाएगा, बन भी जाएगा। तो कहेंगे कि AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AC के लिए अगर हम चलते हैं तो AC के लिए हो जाएगा इसका भी x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये हो जाएगा। और इसके लिए भी चलेंगे तो इसके लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। अब AC के लिए पहले देख लेते हैं, A और C, इसका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, यानी x1 का वैल्यू हो जाएगा 6 और x2 का वैल्यू हो जाएगा 9 बटा हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा y1 का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू 4 और बटा हो जाएगा 2। हो गया, बात खत्म। अब हम लोग कर रहे हैं किसका, B और D, यहाँ से चल रहा है तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, यानी हो जाएगा x1 का वैल्यू 8 प्लस हो जाएगा P बटा हो जाएगा 2 और इनटू कॉमा ये हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 3 बटा हो जाएगा 2। अब इसका x का निर्देशांक बराबर होगा इसके x के निर्देशांक का, दोनों बराबर आएगा ही। 9 और 6 हो गया 15 बटा 2 कॉमा ये हो गया 5 बटा 2 बराबर ये हो गया 8 प्लस P बटा 2 और ये हो गया 5 बटा 2। ये बाई निर्देशांक बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो x निर्देशांक भी तो बराबर ही आना चाहिए। और यही दोनों को जो है बराबर करके 15 बटा 2 को किसके बराबर करके 8 प्लस P बटा 2 के बराबर करके आराम से P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, 15 बराबर हो जाएगा 8 प्लस P, इसको इधर लाके घटा देंगे, 15 माइनस 8 बराबर हो जाएगा P, इसलिए P बराबर हो जाएगा 7। यही हो गया P का निर्देशांक। तो बस आसान था कि दोनों के मध्य बिंदु को बराबर कर देना है, और जब बराबर करेंगे तो दोनों का x का निर्देशांक इसका बराबर आएगा, y का निर्देशांक इसका और इसका बराबर आएगा। सॉल्यूशन किए तो y का निर्देशांक तो बराबर आ ही गया। अगर यहाँ p के जगह पर रख देंगे कितना 7, तो ये भी क्या आ जाएगा, बराबर ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग p का मान निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो अब जो है
इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आगे हम लोग चलते हैं इसके एक्सरसाइज पे, और इसका एक्सरसाइज जो है 7.1 तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 को। और ध्यान से देखना है, जो भी एग्जाम्पल को बढ़िया से समझा होगा एक्सरसाइज भी उसको समझ में आएगा, और एकदम आराम से देखना है। कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करना है। हम लोग अगर पहला क्वेश्चन का बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। क्वेश्चन देख लेना है किताब में। हम यहाँ डायरेक्ट इसका डायग्राम पे आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु है जिसका निर्देशांक है -1, 7, -1, 7 और 4, -3, 4, -3। तो कहता है ये मान के चलो है A, ये है B। तो कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इसको 2:3 में बांटता है। मान लेते हैं वह बिंदु है C जो इसको 2:3 में बांटता है। तो क्या इसका निर्देशांक निकालने के लिए हम एग्जाम्पल में नहीं समझा है? पहला छठा एग्जाम्पल नंबर जो था इसी पर था क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन था। हम बताए थे कि x1 बराबर कितना है -1, y1 बराबर कितना है 7, x2 बराबर कितना है 4, y2 बराबर कितना है -3। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं m1 बराबर कितना है 2 और m2 बराबर कितना है तो 3। बाकी खेल खत्म हो गया। सी का निर्देशांक आराम से निकाल सकते हैं कि सी का निर्देशांक क्या होता है। सी का निर्देशांक होता है x1 m2 x2 m1, x1 तो m2, x2 तो m1, अब बटा हो जाएगा m1 प्लस m2, कॉमा y1 m2, y1 m2 और y2 m1, अब बटा m1 प्लस m2, इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x1 का वैल्यू साफ दिख रहा है -1 और m2 का वैल्यू साफ दिख रहा है 3, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 प्लस x2 का वैल्यू साफ दिख रहा है 4 और m1 का वैल्यू दिख रहा है 2, तो 4 दूनी 8 और बटा हो जाएगा 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 5, कॉमा y1 दिख रहा है 7 और m2 दिख रहा है 3, तो 7 कितना हो गया 21 प्लस y2 दिख रहा है -3 और m1 दिख रहा है कितना 2, तो 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा और बटा 3 2 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/5 और ये हो जाएगा 15 6 21 यानी 15/5। ये कट के आएगा 1, ये हो जाएगा 5 या 15 यानी 1,3। यही है सी का निर्देशांक। तो ये था पहला क्वेश्चन। समझने में कहीं दिक्कत होने का संभावना ही नहीं है, सामने सब चीज लिखा हुआ है और यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इसलिए समझने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हालांकि ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर में भी बता चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर शायद था ये एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 सेम क्वेश्चन था और इसलिए हम एग्जाम्पल को भी बताते हैं ताकि ये खुद से भी किया जा सके। कहता है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली बिंदु 4, -1 और -2, -3, ये है A, ये है B को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हम बताए हैं कि नहीं एग्जाम्पल नंबर में C और D हम बताए थे 1:1:1 में विभाजित करता है ये। अब अगर हमको C का अनुपात चाहिए तो इसमें x1 और y1 चेंज होगा नहीं। x1 बराबर हो जाएगा 4, y1 बराबर हो जाएगा -1, x2 बराबर हो जाएगा -2 और y2 बराबर हो जाएगा -3। अब अगर हम बात करें C के लिए तो C के लिए क्या हो जाएगा, C के लिए हो जाएगा m1 बराबर 1 और m2 बराबर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा यानी 2।
अब इसको हम लोग नहीं बताने वाले हैं, इसको खुद से करना होगा। एग्जाम्पल भी बता चुके हैं सेम तरीका से। सी के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला भी पता है कि सी के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा x1 m2 x2 m1 और बटा हो जाएगा m1 प्लस m2 और कॉमा y1 m2 y2 m1 और m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला लगा देना तो सी का निर्देशांक निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, 2 लाइन खुद से करना है। उसके बाद इसमें डी के लिए अगर हम बात करें तो डी के लिए खाली m1 और m2 चेंज हो जाएगा। डी के लिए अगर बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा m1 बराबर हो जाएगा 2 और m2 के बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा m2 बराबर हो जाएगा 1। तो m1 और m2 जब हमको निकल गया तो d का निर्देशांक क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, बाकी लिखना तुम्हारा काम है। x1 m2 और x2 m1 और m1 प्लस m2 और यहाँ हो जाएगा y1 m2 y2 m1 और m1 प्लस m2। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। इसमें x1 y1 तो दोनों में चेंज नहीं होगा, इसके लिए m1 और m2 को लिख चुके हैं, इसके लिए भी m1 और m2 को लिख चुके हैं। तो दोनों हिसाब बनाना, दोनों का निर्देशांक निकालना तुम्हारा काम है। एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं होगा तो पीछे ही से इसी वीडियो में बताया हुआ है, पीछे एग्जाम्पल नंबर 8 वहां भी देख सकता है। ठीक है, तो आगे जो है हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लेना है और आगे खुद से कर लेना है। तो इसमें यहीं तक रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में लेकर आते हैं। इसका 2 पार्ट जो है पीछे अपलोड हो चुका है, ये तीसरा पार्ट है, पहले ही बता चुके हैं। इसके चौथे पार्ट को जो है हम लोग लेके आते हैं और उसमें बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर शायद 10 तक होगा, 10 तक, 3 से 10 तक। लेकिन इसके लिए 1 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, 1 दिन में खुद से पहले बनाना है। बन गया तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, हम तो बताएंगे ही। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।